वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके की क्लास नंबर 70 नंबर क्लास लेके आए हैं, जो आपके लिए बेहद खास होगी, जिसमें इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति से संबंधित प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों का हर रोज शाम 9 बजे आपको वीडियो मिलता है। परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले पेपर के संदर्भ में आज हम उस पेपर की बात करेंगे जो 2019 के अंदर हुआ था। 23 मार्च 2019 को एग्जाम हुआ था फिटर का। फिटर का एग्जाम हुआ था। कनिष्ठ अनुदेशक यानी कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2018 की थी। 2019 में एग्जाम हुआ था। उसके जो महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन है, यानी उस पेपर में 47 क्वेश्चन आए हुए थे। 47 क्वेश्चनों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत व नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत व नृत्य शैली है वो केवल जयपुर से संबंधित है? तुरा कलंगी, स्वांग, तमाशा, नौटंकी। बहुत ही आसान सा कला संस्कृति से क्वेश्चन आया और इसका उत्तर था तमाशा। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। और जयपुर में तमाशा, इस नृत्य को लाने का, लोक संगीत को लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है स्वाई प्रताप सिंह को। किसको? स्वाई प्रताप सिंह को जाता है, जो इनके समय जयपुर में इस जो तमाशा है, कहते हैं ना क्या तमाशा दिखा रहा है, वही तमाशा जयपुर में लाने का श्रेय दिया जाता है। ये दो क्वेश्चन आपको याद रखने, पेपर में पूछा जाता है। स्वाई प्रताप सिंह, जिन्होंने 1799 में जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान की किस लोक देवता के प्रतीक है? खेजड़ी का जो वृक्ष है वो राजस्थान में किस लोक देवता का प्रतीक है? बहुत बार आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ। गोगाजी, गोगाजी महाराज का जो प्रतीक, उनके जो थान बनते हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी वृक्ष हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष है, जिसे राज्य वृक्ष का दर्जा 1983 के अंदर दिया गया था। तो गोगा जी का प्रतीक चिन्ह पूछे तो वो क्या है? सर्फ है। और इनका मेला गोगा मेड़ी और ददरेवा चूरू के अंदर भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। इस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। बहुत बार मैंने क्वेश्चन आपको बताया था। इस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया। जब भी नारियों का शिकार करते हुए चित्र का नाम आ जाए तो आपका उत्तर होगा कोट्टा शैली। और जब भी पशु पक्षियों की शैली आ जाए, जब पशु पक्षियों की चित्र शैली का नाम आ जाए तो आपका उत्तर होगा बूंदी। कौन सा? बूंदी। जब आपसे आ जाए आदम कद चित्र तो आपका उत्तर होगा जयपुर शैली। और उस्ता कला, थेवा कला, ये कहाँ की प्रसिद्ध आ जाएगी? उस्ता कला ये आ जाएगी आपकी बीकानेर की। थेवा कला प्रतापगढ़ की है, उस्ता कला बीकानेर की। भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? भरतरी का मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अलवर जिले के अंदर भरतरी का मेला, कनफटे साधुओं का मेला भी भरा जाता है। और राजस्थान करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की बुक के बारे में मैं आपको पूरी चर्चा दे चुका हूं। जिस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया वह था? जिस किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया? सबसे पहले देखना है राजस्थान संघ। या तो ये दूसरा चरण हो सकता है या फिर छठा चरण हो सकता है, दो ही हो सकते हैं क्योंकि किताबों में दोनों के नाम आते हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन के अनुसार देखें तो दूसरे राजस्थान को राजस्थान संघ नाम दिया गया है, जो कब बना था? 25 मार्च 1948 बना। और मैंने जब आपको राजस्थान एकीकरण पूरा करवाया था उसमें सूत्र बताया था, ऊसो, पीगो, उमा, माई। और जो पीटेट के विद्यार्थी हैं वो सुन लेना, भी आपकी तारीख घोषित हो चुकी है। अगस्त में आपका पेपर है तो आप तैयारी कस लीजिए। और बीएसटीसी का भी जल्द घोषित होने वाला है। देखो दूसरा चरण है तो ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण। पहले राज प्रमुख, दूसरे प्रधानमंत्री। क्या पूछा है? राज प्रमुख तो भी से भीम सिंह। अब भीम सिंह कहाँ के थे? कोट्टा के। तो ऐसे उत्तर आपका क्लियर हो जाता है। वह स्थान जहां कालीबाई शहीद हुई थी। बहुत बार मैंने आपको बता दिया, रोज जो लगातार पिछली 69 क्लास देख चुके हैं या जितनी भी देख चुके हैं, लगातार ये क्वेश्चन बार बार हम क्वेश्चनों पे चर्चा करते जा रहे हैं। तो वह स्थान जहां कालीबाई शहीद हुई थी, कहां हुई थी? रास्तापाल कांड। रास्तापाल एक गांव है, कहां पे? डूंगरपुर के अंदर, जहां कालीबाई अपने अध्यापक सेगाबाई को बचाते हुए रस्सी, आपको पता है ना एक कहानी होती है जैसे सेगा भाई और नाना भाई खाट होते हैं। नाना भाई खाट के तो
मृत्यु हो जाती है, लेकिन शेरगा बाई को ट्रक के पीछे घसीट कर ले जाते हैं। तो काली बाई जब वो घास काटने जाती है तो उनके पास जो दांतली होती है उससे वो रस्सी काट देती है और अपने जो अध्यापक है शेरगा बाई को बचा लेती है और खुद शहीद हो जाती है। 13 वर्षीय भील काली बाई। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? देखो ये कनिष्ठ अनुदेशक फिटर भर्ती परीक्षा 2018 का 23 मार्च 2019 को एग्जाम हुआ था। उसमें 47 क्वेश्चन आए थे। 47 के 7 की मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ और आपको पता चल जाएगा। मैं एक हफ्ते में एक या दो आपको पेपर दे रहा हूँ ताकि 2018, 19, 20, 21 इसमें किस प्रकार के पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं और आप किस प्रकार तैयारी कर रहे हो, इससे आपका अंदाजा लग जाएगा। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बहुत ही आसान गुरुमुख निहाल सिंह थे और राजस्थान के सबसे लंबे कार्यकाल वाले भी ये राज्यपाल है। इनको शपथ पूछ ले तो अंतिम जो राज प्रमुख थे मानसिंह द्वितीय उनके द्वारा शपथ दिलाई गई थी। वर्तमान में राजस्थान के जो राज्यपाल है वो कलराज मिश्र है। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? अब कितने आसान क्वेश्चन है आपके लिए, सीधा सा बता दोगे। तिलवाड़ा पशु मेला मल्लीनाथ जी की स्मृति में लगता है, चैत्र माह में लगता है और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, लूनी नदी के किनारे लगता है। मल्लीनाथ जी जिन्होंने कुंडा पंच चलाया था, मल्लीनाथ जी ऐसे लोक देवता थे जो एक शासक भी थे। मारवाड़ के ऐसे शासक जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं मल्लीनाथ जी। पूरी कहानी आपने तो रट दी है सारी और पूरे तरीके से आप के जोश में, होश में और बढ़िया तरीके से तैयारी में हो। यही मैं आपसे कामना करता हूँ। लगातार जुड़े रहना है। सुबह 7 बजे की करंट की क्लास नहीं देखनी। जो भी एक्स्ट्रा कोई वीडियो आता है उसको नहीं छोड़ना। 9 बजे, 7 और 9 तो छोड़ना ही नहीं है। फिक्स ही कर लो भी 7 बजे सुबह पानी की बारी है और शाम 9 बजे पानी की बारी है। बस फिक्स कर लो। कई बार क्लास नहीं आती है तो ये समझ लो बस उस दिन नहर नहीं आई, बस ये ध्यान रखना। हमीर रासो ग्रंथ के लेखक कौन है? हमीर रासो ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हमीर रासो ग्रंथ के लेखक है जोधराज। कौन सा? जोधराज। अच्छा, चंद्रशेखर ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? हमीर हट। जो रणथंभौर के चौहान शासक है ना हमीर, उनके बारे में जितनी भी घटना है ना वहां से पेपर में, हर एक पेपर में क्वेश्चन आता है। तो चंद्रशेखर ने हमीर हट लिखा था। नयन चंद्र ने पृथ्वीराज विजय, ये नयन चंद्र सूरी ने, नयन चंद्र सूरी ने कौन सा लिखा था? हमीर महाकाव्य। कौन सा? हमीर महाकाव्य लिखा था। और चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा। ये ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। अगला, राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदूपत कहा? राजस्थान के किस शासक को विद्वानों ने हिंदूपत कहा? तो राणा सांगा को कहा था। किसको? राणा सांगा को हिंदूपत बादशाह कहा जाता है क्योंकि राणा सांगा के समय खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। इन राणा सांगा के नेतृत्व में बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए जितने भी राजस्थान के हिंदू शासक थे आसपास के थे उनको आमंत्रित किया था। इसलिए इसे हिंदुओं का बादशाह कहते हैं, हिंदूपत बादशाह कहा जाता है। कुंभा को ध्यान रखना, हिंदू सुल्तान कहा जाता है। कुंभा को हिंदू सुल्तान कहा जाता है, सांगा को हिंदूपत बादशाह कहा जाता है। दोनों में अंतर है। नागबड़ द्वितीय किसके लिए प्रसिद्ध है? इन्होंने गंगा में जल समाधि ली थी। और अर्णोराज किसके लिए प्रसिद्ध है? अर्णोराज ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? आहड़ जो सभ्यता है, यानी एक सभ्यता से तो क्वेश्चन पक्का है, खास करके कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, विराट, ये 4 सभ्यता तो आपको बढ़िया तरीके से पढ़नी है, क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। तो आहड़ का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? तो आहड़ का जो उत्खनन हुआ था, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? यानी उत्खनन कार्य पूछ रहे हो। आहड़ सभ्यता सबसे पहले आपको याद रखनी है, उदयपुर के अंदर ये सभ्यता है और बेड़च नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे है। 1953 में इसकी खोज जो की थी वो अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। किसने? अक्षय कीर्ति व्यास ने। अब उत्खनन की बात आती है तो एच डी सांखलिया के द्वारा इसका उत्खनन करके किया गया। आरसी अग्रवाल और एच डी सांखलिया ने इसका क्या किया था? उत्खनन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल कोटा जिले में स्थित नहीं है? ये क्वेश्चन आया। निम्न में से कौन सा पर्यटक स्थल कोटा जिले में स्थित नहीं है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल है, बिल्कुल 2012 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ और 2013 के अंदर इसे राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। किशोर सागर कोटा में है, नवल सागर बूंदी के अंदर है, तो ये कोटा में नहीं है। कोटा बिराज कोटा के अंदर, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? नवल सागर जो बूंदी में है। साधु सीताराम राजस्थान के किस आंदोलन से जुड़े हैं? देखो कितना आसान क्वेश्चन है। पूरा हमने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ लिया, कितनी बार पढ़ लिया। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 से लेकर 1941 को हुई थी। 44 वर्ष तक चला था। राजस्थान का सबसे बड़ा चलने वाला आंदोलन जो एस है, यानी
एक सबसे बड़ा अहिंसात्मक था और दूसरा संगठित था। ये 3 चरणों में चला। एक तो शुरुआत होती है 1997 से 1916, इसमें साधु सीताराम दास नेतृत्व करते हैं। दूसरा 1916 से लेकर 1927 तक चलता है, जिसमें विजय सिंह पथिक नेतृत्व करते हैं। और तीसरा 1927 से 1941 तक चलता है, जिसका नेतृत्व माणिक्य लाल वर्मा, राम नारायण चौधरी और बीच में कई करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आ गया पेपर में आएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? तो साधु सीताराम दास को कहा जाता है। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? देखिए मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान जीके आपको पढ़ना है, फिक्स बता देता हूँ, कोई भी कहीं भी एग्जाम हो, आपको 1857 की क्रांति, राजस्थान एकीकरण, प्रजा मंडल, इसके अलावा किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, इनमें से तो प्रश्न 101% आते हैं। उनको तो जो भी टॉपिक है ना क्लियर कर दिया करो आप, और अच्छे तरीके से पढ़ा करो। तो मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा था? 1921। अब याद आता है, एक ही आंदोलन 1921 जाडोल उदयपुर से इसकी शुरुआत की थी। कहां से? जाडोल उदयपुर से। आदिवासियों का मसीहा इन्हें कहा जाता है, बाबूजी के नाम से पुकारा जाता है। और उन्होंने 21 सूत्री मांगे, एक मेवाड़ पुकार रचना की थी, जो मेवाड़ की जो 21 सूत्री मांगे उसमें रचित थी। अगला, साकर खान को 2012 में किस लोक वाद्य यंत्र में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दिन मैं आपके लिए स्पेशल स्पेशल राजस्थान के जितने भी पद्मश्री अवार्ड प्राप्त हैं उन सब का वीडियो लेके आऊंगा जल्द ही, यहाँ टेस्ट के माध्यम से भी और एक वीडियो के माध्यम से भी स्पेशल लेके आएंगे। राजस्थान के अब तक पद्मश्री प्राप्त जितने भी व्यक्तित्व है उनकी चर्चा करेंगे, और इस टेस्ट में भी हम चर्चा करेंगे। मान के चलो अगला जो सोमवार आएगा उस सोमवार को हम पद्मश्री की चर्चा करेंगे। पहले उससे पहले आपको हो सकता है वीडियो दे दे। तो ये साकर खान जो संबंधित थे वो काम्याचा जो वाद्य यंत्र है उससे संबंधित थे। 2012 में पद्मश्री मिला। जैसे हम पढ़ते हैं ना, 2021 में 3 लोगों को मिला, 2020 में 5 लोगों को मिला, 2019 में 2 को मिला। इस प्रकार वो सारे एक दिन हम क्लियर करेंगे। निम्न में से कौन कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था? ये देखिए, कोटा 1857 की क्रांति, फर्स्ट ग्रेड ले लो, कॉलेज लेक्चरर ले लो, छोटा सा बीएसटीसी ले लो, पेपर में जरूर मिल जाएगा। कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जयदयाल व मेहराब खान ने किया था। कोटा में जो क्रांति हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी, और यहाँ के शासक थे राम सिंह, जिन्हें जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में अपने घर में ही बंद कर लिया गया 6 माह तक। और जो करौली की सेना है मदनपाल के नेतृत्व में छुड़ाने आती है, और मेजर बर्टन छुड़ाने आते हैं, लेकिन मेजर बर्टन की गर्दन काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है। तो ये प्रक्रिया, और सिंपल से क्वेश्चन है और पेपर में आते हैं सीधे सीधे। अब ये देखिए, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के भक्ति में किया जाता है? कितनी बार मैं आपको बताता हूँ, 13 ताली नृत्य रामदेव जी की जो कामड़ जाति की महिलाएं हैं वो करती है। मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ कामड़ जाति की महिलाएं करती है 13 ताली नृत्य। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा? हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा? अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा? इसका उत्तर हो जाएगा चावंड। अगर आपसे पूछना हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने शरण कहां ली, तो कुंभलगढ़ के अंदर ली। हालांकि कुछ समय रहा, 1576 में हल्दी घाटी युद्ध और 1578 में शाहबाज खां वो कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है, इसलिए महाराणा प्रताप को कुंभलगढ़ छोड़ना पड़ता है। प्रतिरोध जो जारी रखा था वो चावंड के अंदर 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंडिया भील को हराकर अगले 12 वर्ष तक, जब तक इनकी मृत्यु नहीं होती है 19 जनवरी 1597 तक, तब तक ये चावंड को राजधानी बना करते हैं और अकबर का प्रतिरोध जारी रखते हैं। तो चावंड में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। राणा सांगा की उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया। और ये सबसे बड़ी भूल राणा सांगा की साथ विश्वासघात करना, खानवा के युद्ध को हारना था। राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा के युद्ध में नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया, मतलब धोखेबाजी की थी, विरोधी के साथ मिल गए। वो है सलहंदी तंवर। कौन है? सलहंदी तंवर है। ये राणा सांगा के साथ विश्वासघात करता है, अंतिम क्षणों में अपनी सेना वहां से ले जाता है। इस वजह से
हार का एक बड़ा कारण है। हालांकि राणा सांगा के पास पुरानी युद्धनीति तकनीक थी और बाबर के पास तुलगुमा पद्धति और गोले बारूद का तोपों का प्रयोग हुआ था, इसलिए राणा जो बाबर है वो जीत गया। और राणा सांगा के पास उसके पास सेना खूब थी राणा सांगा के पास, लेकिन संतुलित सेना नहीं थी। निम्न में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? ये प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार जो हमारे राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र पर अधिकार करके गए थे, उस इतिहास को बताने वाला शिलालेख कौन सा है? मंडोर शिलालेख। नाम से ही पता लग जाएगा मंडोर, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार मारवाड़ के अंदर सबसे पहले मंडोर को अपनी राजधानी बनाते हैं और हरिश्चंद्र बनाते हैं। कौन? हरिश्चंद्र नाम का एक व्यक्ति आता है, वो इस प्रतिहार वंश की शुरुआत करता है, जो क्षत्रिय वंश से होता है। झेला, जमेला, पीपल पन्ना, अंगोटिया शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? झेला, जमेला या झमेला, पीपल पत्रा, ठीक है, पन्ना लिख लो, या पीपल पत्रा, अंगोटिया शरीर के किस आभूषण के, किस अंग के आभूषण है? कान के, गले के, हाथ के या फिर पैर के? तो जल्दी से इसका उत्तर कमेंट में दे दीजिए। झेला, जमेला, पीपल पत्ता, अंगोटिया। और जो जितनी महिलाएं, जो बालिकाएं देख रही है, एक आधा तो उनके किसी कान, एक गले, एक हाथ पैर में डाला होगा, जल्दी से देख के बता दो। अब क्या होती है, जो बालिकाएं होती है, महिलाएं होती है, उनको पता, आभूषण तो खूब डाले रखते हैं, हमें वो दे दो, वो दिला दो, ये दिला दो, लेकिन नाम पता ही नहीं होता असली नाम क्या है। जो शरीर पे पहने होते हैं ना, कान पे, गले, हाथ पैर, सिर पे, उनका असली नाम जाना करो भी, इसको वास्तव में कहते क्या है, क्योंकि अपनी खुद की भाषा में ऐसे कहते रहते हैं भी ये है वो है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कान में भी। झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगोटिया। ये लगातार क्वेश्चन आ रहा है, 2 बार तो बीएसटीसी में आ गया ये क्वेश्चन। जेत सागर तालाब कहां स्थित है? देखो, तालाबों, बावड़ियों, झीलों से ना सीधा जिला ही पूछा जाता है। जेत सागर तालाब किस जिले में स्थित है? बूंदी के अंदर। कहां पे? बूंदी में। और ये पेपर मैं फिर बता रहा हूँ, कनिष्ठ अनुदेशक फिटर भर्ती 2018 पेपर हुआ था 23 मार्च 2019 को, क्योंकि जिस साल एग्जाम अपने राजस्थान में तो ये परंपरा बन गई, जिस साल फॉर्म भरे जाते हैं उसके अगली साल ही पेपर होता है। कोई अपवाद हो जाता है उसका हमें पता ही नहीं चलता क्या हो गया। राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? नर्मदा भट्ट। कौन थी? नर्मदा भट्ट राजस्थान की प्रथम महिला पायलट थी। अच्छा, प्रतिभा या प्रिया पूनिया अभी हाल ही में चर्चा में है। प्रिया पूनिया कौन है? प्रिया पूनिया राजस्थान की महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर है, ये भी याद रखना। इस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। और एक याद रखना, जो अधीनस्थ बोर्ड है ना, केंद्रीय कर्मचारी चयन बोर्ड, जो जिसको अंग्रेजी में RSMSS भी कहते हैं, वो हर साल अपने पेपरों को रिपीट करता है, क्वेश्चनों को रिपीट करता है। ये निश्चित तौर पे है, ये पिछले 5 सालों के पेपर देख लो और आने वालों में क्वेश्चन 50% से वापिस रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको जो आए हुए पेपर है उनका रिविजन करवाता हूँ। तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? क्वेश्चन देखो, जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? यानी ये है दुर्ग और उसके उत्तर पश्चिम में यहाँ मंदिर बना हुआ है जगत शिरोमणि मंदिर, तो आमेर होगा। देखो, अब भी पता है ना भी जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर में है, तो आमेर होगा, आमेर। और ये जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण मान सिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। इसमें श्री कृष्ण जी की मूर्ति है और दूसरा मीरा की मूर्ति है इसके अंदर। अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? अरावली की जो पहाड़ियां है ना, उसमें जो सालर वृक्ष होता है किस ऊंचाई पर मिलता है? अब इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जामिनर डाल देता है मेरिट को इधर उधर डुलाने के लिए। बहुत हम पढ़ते हैं, बहुत गहराई से पढ़ते हैं, फिर भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही हमारा ध्यान, इस प्रकार के प्रश्न मैं तो जहां तक कहता हूं छोड़ने वाले होते हैं। किसी को थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ी सी सोच मचोच इधर उधर कर ली तो कर सकता है, बाकी जो नए विद्यार्थी हैं उनको तो जहां नेगेटिव मार्किंग है वहां तो हिलाना नीचे 450 मीटर से अधिक। निम्न में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? निम्न में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? सांगवान, सालर, तेंदु, गुर्जर। यानी किस वृक्ष से सबसे ज्यादा अच्छा पेड़ से गोंद प्राप्त होता है? तो सालर वृक्ष से गोंद प्राप्त होता है। 2 क्वेश्चन एक ही पेपर में आ गए। वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार निम्न में से जिलों में से किस जिले में राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है वनों का? झाड़ी क्षेत्र पाया जाता है, ध्यान रखना, झाड़ी का क्षेत्र। यानी अब नई रिपोर्ट आ गई है, ध्यान रखना, 16वीं वन रिपोर्ट आ गई है वैसे 2019-20 में।
ठीक है, ये पुरानी रिपोर्ट है, उसमें क्वेश्चन आ गया। तो सबसे ज्यादा झाड़ी क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो पाली के अंदर पाया जाता है झाड़ी वाला क्षेत्र। सबसे ज्यादा वन उदयपुर में, प्रतिशत में भी वन उदयपुर में है, और सबसे कम वन है चूरू में, और प्रतिशत में पूछे तो जोधपुर में। निम्न में से कौन सा खनिज सिंगाना के मदान कुदान क्षेत्र में निकलता है? अब तक हम कभी शायद खनिज पे टॉपिक पे बात नहीं कर पाए हैं, कभी एक दिन खनिज पे भी बात करेंगे। और वैसे क्वेश्चन आपके लगातार आ रहे हैं, वैसे लगाना राजस्थान के खनिज बाई नानक क्लासेस तो आपको मिल जाएगा। कौन सा खनिज सिंगाना के आपको खेतड़ी सिंगाना याद तो आ गया, झुंझुनू के मकान कुंदन में मिलता है? तो तांबा। खेतड़ी सिंगाना का नाम आते ही उत्तर आ जाएगा तांबा। निम्न में से किस प्रकार का कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ माना जाता है? निम्न में से किस प्रकार का कोयला है वो गुणवत्ता में एकदम गुणवत्ता के हिसाब से श्रेष्ठ माना जाता है? तो एंथ्रेसाइट कोयला। ये चार प्रकार है कोयला के, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। सबसे घटिया पीट होता है। अब राजस्थान, भारत में तो बिटुमिन्स प्रकार का कोयला पाया जाता है, राजस्थान में अपने लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, और सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयले के भंडार पलाना बीकानेर के अंदर है, जहां राजस्थान का तीसरा मेगा फूड पार्क बनेगा। सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, 12 राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? अब नए नाम हो गए ना, एक दिन मैंने परिवहन का आपको टॉपिक दे दिया भाई, राजस्थान के परिवहन भाई नानक क्लासेस लगाना, आपको मिल जाएगा। उदयपुर, सिरोही से चलो, उदयपुर जाओ, चित्तौड़गढ़ जाओ, कोटा 12 राष्ट्रीय राजमार्ग जाओगे, उसका नया नाम क्या हो गया है? NH 27 का नया नाम क्या है? NH 27। अब वो उल्टे सीधे में इस प्रकार नाम दे देते हो। राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? और आज मैंने 8 बजे आपको SI, राजस्थान SI, RPSC SI के लिए करंट अफेयर्स की क्लास शुरू कर दिया। 8 बजे आपको योजना का वीडियो मिल चुका है, जिस विद्यार्थी को देखना है देखना। हालांकि उसमें 2019-20 का सारा समेत कर दिया है, 21 की कुछ योजनाएं हैं वो आपको शामिल कर दी गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण। राजस्थान के कौन से जिले में नर्मदा घाटी परियोजना से जल प्राप्त होता है? राजस्थान के किन जिलों को नर्मदा घाटी परियोजना है ना, जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति पर आधारित है, जहां 2008 में पहली बार पानी आया था, तो दो जिले कौन से लाभान्वित है? जालोर और बाड़मेर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नर्मदा घाटी राजस्थान की कौन सी परियोजना है जिस पर जो सिंचाई है वो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अनिवार्य रूप से राजस्थान सरकार ने लागू कर दी है, वो नर्मदा घाटी परियोजना है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? बोलो, हमने पढ़ लिए चारों बांध चंबल पर, 4 बांध है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, कोटा बिराज। अब इसने पूछ लिया गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? तो 62 मीटर। कितनी? 62 मीटर। निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल है? बकरी, गरीब की गायें बकरी। बकरी की नस्ल कौन सी है? मालवी, मारवाड़ी, पुंगल, गिर। तो देखो भाई, मालवी तो है नहीं, पुंगल बेड की है, गिर गाय की है, तो मारवाड़ी हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? मारवाड़ी इसका सही जवाब हो जाएगा। बकरी की पूछिए, ध्यान रखना। राजस्थान के कौन से जिले में 2015-16 में मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता किग्रा प्रति हेक्टेयर रही? राजस्थान के कौन से जिले में 2015-16 में मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता रही? कौन से जिले में? तो याद रखना, मक्का की सर्वाधिक जो रही वो कहां पे रही? इसका उत्तर है बूंदी। कहां पे? बूंदी। 2015-16 में। अब आपसे पूछे 2017-18 में सर्वाधिक मक्का कहां हुआ है? तो भीलवाड़ा में उत्पादन हुआ है, भी याद रखना ये पेपर में। वैसे दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक होता है, लेकिन 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार भीलवाड़ा में, और 2015-16 की रिपोर्ट के अनुसार बूंदी के अंदर हुआ। इनमें में से कौन सा शहर शुगर मिल से होने वाले प्रदूषण से ग्रसित है? अब आपको यह पता होगा ना कि राजस्थान में शुगर मिल कहाँ का है, तो आप उत्तर दे दोगे। देखो, तभी तो मैं कह रहा हूं कुछ क्वेश्चन आजकल लॉजिक के आने लगे, लॉजिक से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा उनको ज्यादा छेड़छाड़ करने की कई बार अपने इतना गहराई से रट्टा लगाते हैं। आजकल रट्टे वाली दुनिया गई, आजकल लॉजिक और समझ जरूरी है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अब आपको पता है ना, शुगर मिल देखो हनुमानगढ़ में नहीं है, अजमेर में नहीं है, सिरोही में नहीं है, श्री गंगानगर में है। श्री गंगानगर में सार्वजनिक की है। एक आपको पता है कि बूंदी के अंदर है केशवराय पाटन, और एक जो सहकारी क्षेत्र की है, और चित्तौड़गढ़ के अंदर है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ है, वो निजी क्षेत्र की है, तो यहाँ पे शुगर मिल है। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है? अभ्यारण्य का टॉपिक मैंने दे दिया। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में? देखो, सरिस का तो बर्थ अलवर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में, दर्रा कोटा बूंदी झालावाड़ में है, तो केसर बाग है वो कहां पे? वन विहार और केसर बाग दोनों धौलपुर में है।
निम्न में से वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र मिलता है? राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय सबसे ज्यादा वन मिलते हैं? सबसे ज्यादा वो है वन रिपोर्ट 2017 की, ध्यान रखना, अलवर के अंदर आया। अब जो नई रिपोर्ट आई है 2019-20 की, ध्यान रखना, 16वीं वन रिपोर्ट, उसको याद रखना है, वहां से पेपर में क्वेश्चन आएगा। उसके अनुसार सबसे ज्यादा जो वन है वो उदयपुर के अंदर है, सबसे ज्यादा उदयपुर के अंदर है। राजस्थान की मोठा पादप प्रजाति किस वास का वर्ग है? राजस्थान की मोठा जो पादप प्रजाति है किस वास का, मतलब मोठा पादप प्रजाति है वो पहाड़ी में, पहाड़ी क्षेत्र में उगती है, जल में उगती है, खारे क्षेत्र में उगती है, रेतीले क्षेत्र में? तो ध्यान रखना जलवास है, जल के अंदर उगती है ये। केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में? देखो एक ही पेपर में दो क्वेश्चन, पहले पूछ लिया धौलपुर में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है, फिर पूछ लिया केसर बाग कहाँ पे, धौलपुर में। तो कोई संतुलित रूप से ढंग से पेपर करे ना, तो कई बार तो एक पेपर में दो दो तीन तीन क्वेश्चन एक ही टाइप के आ जाते हैं और उनका उत्तर एक ही उत्तर उससे रिलेटिव होते हैं। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? अब एक दिन आपको जलवायु का टॉपिक भी करवाना पड़ेगा। ये कोपेन, थारनवाइट, टिवार्था, इन तीनों की रांद काटनी पड़ेगी, तीनों आपको बतानी पड़ेगी। तो राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? तो चूरू रेतीला क्षेत्र है, BWHW क्षेत्र है। ये आपका जोधपुर है, जैसलमेर है, ये BWH में आधा आधा किधर वाला, एक दिन पूरी क्लियर करेंगे। थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? जो विद्यार्थी पटवार की तैयारी कर रहे हैं ना और वनपाल की तैयारी कर रहे हैं, उनमें समझ लो थार्नवेट, इवार्था और कोपेन, यहां से प्रश्न पक्का ही आना है, पक्का ही निश्चित आना है। पिछली बार जब पटवारी का पेपर हुआ तो मैं स्पेशल बच्चों को मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना और इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, सेम का सेम क्वेश्चन आ गया। ओपेन, तिवार्था, ये तीनों एक दिन हम चर्चा करेंगे ताकि बढ़िया तरीके से क्लियर हो सके। एक एक को करेंगे, बस थोड़ा सा टाइम मिल जाए, थोड़ा रूटीन सही बन जाए, उसके बाद आपको दिए जाएंगे। तो थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? तो देखो ईए वाला जितने ये थॉर्नवेट का है तो ईएडी इसको दर्शाता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध और चंबल, काली सिंध चंबल से मिलती है? अब चर्चा में है, क्वेश्चन आएगा। काली सिंध है वो चंबल से मिलती है, तो कोट्टा में मिलती है। ये काली सिंध दावोस मध्य प्रदेश से निकलती है और आपके 12 झालावाड़ प्रदेश से कोट्टा की सीमा पर नानेरा या नवनेरा गांव है, वहां पे चंबल में मिल जाती है। और कल परसों मैंने बताया था काली सिंध नदी का पानी इस नवनेरा से लेकर जो बूंदी के अंदर चाकण बांध है, फिर टोंक के अंदर जो बांध बने हैं, दो बांध मैंने बताए थे, फिर बिशुलपुर बांध में पानी ले जाएगा, इसका इसरदा बांध में पानी ले जाया जाएगा। तो मान के चलो आने वाले पेपर में काली सिंध से पक्का प्रश्न आएगा। ये क्वेश्चन एक तो ये आएगा, इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, मिलती कहाँ पे है? चंबल में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? कोट्टा में मिलती है। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर कौन सा गागरोन का किला स्थित है? ये सारे क्वेश्चन पेपर में पक्के हैं, श्योर है, ध्यान रखना। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से मिलती है? अब कितना आसान दे दिया, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन दे दिया। लूनी तो अरब सागर में जाके गिरती है, माही भी अरब सागर में जाके गिरती है और साबरमती भी अरब सागर में गिरती है। एक ही नदी है बाणगंगा, जो अपना सीधा राजस्थान की चंबल के बाद दूसरी ऐसी नदी है जो अपना जल यमुना में ले जाती है। हालांकि इसको रुंठित नदी कहने लगे, ये कुछ क्षेत्र में जाके अब लुप्त होने लगी है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना चंबल के बाद दूसरी है जो बाणगंगा नदी यमुना में ले जाती है। लेकिन राजस्थान में उद्गम होने के बाद यमुना में जल ले जाने वाली राजस्थान की पहली नदी है, ये भी याद रखना, बाणगंगा, अर्जुन की गंगा। बेणेश्वर माही नदी किस नदी का संगम बनाती है? देखो पेपर में इस प्रकार के, बेणेश्वर में माही नदी किसके साथ बनाती है? तो सोम के साथ। तीन है, ये बेणेश्वर धाम है, यहाँ पे तीन नदियां आती है, माही, सोम और इधर से जाखम। तीनों नदियों का बेणेश्वर नवाटा गांव जो डूंगरपुर केंद्र है, वहां ये संगम बनाती है। अरावली की निम्न में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? एक दिन मैंने आपको पहले भी बताया था इसको। कौन सी चोटी है जिसकी ऊंचाई 820 मीटर है? तो चोटी है हर्षनाथ। कौन सी? हर्षनाथ, जो सीकर में है, उसकी ऊंचाई 820 मीटर है। जिस जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता, वह कौन सी है? खुले महासागर का मतलब है वो आंतरिक प्रवाह की नदी है, कहीं नहीं जाता, भूमि में लुप्त हो जाती है। देखो साबरमती तो जाती है, माजम भी जाती है और सोम भी जाती है, ये सहायक नदी है, सोम और माजम। लेकिन कांतली नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है, सीकर में गणेश्वर सभ्यता जानते हैं अपने, खंडेला की पहाड़ी से निकलती है।
अनास, एराव, सोम, जिस नदी की सहायक नदी है वह कौन सी है? अनास, एराव और सोम। अब नाम आ गया सोम का, जानते हो ये क्वेश्चन लगातार रिपीट होते हैं पेपर में, सहायक नदियों से क्वेश्चन पक्के आते हैं। तो जो भी नदी पढ़ो ना, जितने भी विद्यार्थी नदी आज आके नदी का टॉपिक पढ़ लेना, और नदी पढ़ो तो नक्शे से पढ़ना भी। हर एक राजस्थान के नक्शे में 1-1 रुपए के नक्शे आते हैं, बाजार से खरीद के लाओ, खूब सारे, एक पैकेट लो पूरा 50-60 का, ठीक है। उसमें पेंसिल से भरो ताकि दोबारा उस रबड़ से साफ करके हम दोबारा यूज कर सके। जैसे चंबल नदी की बात आ गई तो एकदम जैसे जैसे किताबों में लिखा हुआ है, आराम से चंबल नदी जहां लुप्त होती है उसमें कौन कौन से बांध है, उसकी सारी खासियत ऐसे नक्शे इसमें पूरा भर दो। फिर एक नक्शा लो, उसमें माई नदी क्लियर कर दो, फिर देखो आपके क्वेश्चन कैसे याद होते हैं। ऐसे थोड़ी तुक्का मार दिया, रट्टा लगा दिया, बस कंफ्यूजिंग में छोड़ दी बातें, तब तो आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। तो किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। आज का अंतिम क्वेश्चन, लूणी नदी को निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकालने वाली नदी है। लूणी नदी निम्न में से सहायक नदी है, ऐसी नदी जो पर्वतमाला से नहीं निकलती है, अरावली से नहीं निकलती है। यानी लूणी की जो सहायक नदी है 6 जिलों में बहती, लीलड़ी, जोजड़ी, बांडीर, ज्वाई, ये जितनी भी स्त्रीलिंग वाली है सारी इसमें आती है। तो जो जोजड़ी नदी है ना, इसकी खासियत है ये नागौर के पादरला गांव से इधर यहाँ से निकलती है और इधर जाके जोधपुर में जाके और ये लूणी में मिल जाती है। तो ये अरावली में नहीं मिलती। और दूसरी बात, दाईं तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन। तो हमारी जो इससे पिछली क्लास थी 69 नंबर की क्लास, जिन विद्यार्थियों ने कमेंट में जवाब दिए उनको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। किन किन ने जवाब दिए थे? देखो, दिनेश कुमार सुथार, इन्होंने कहा थैंक यू सर, आपका भी मोस्ट वेलकम, स्वागत है। धीरज कनवार, राजस्थान कोऑपरेटिव एग्जाम के लिए भी, बस उसका एग्जाम कब होने वाला है एक तो ये बताइए। धीरज कुमार, सुमन बिश्नोई सर जी, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर लॉरेंस विलियम है, ऑप्शन में राइट ए होगा। बिल्कुल हाँ सही है, मैंने थोड़ा गलत बता दिया शायद, लॉरेंस विलियम है, कल के इसमें देख लेना। और बहुत अच्छी क्लास, थैंक यू। आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हो, बस आप सभी की सपोर्ट, दुआ, आशीर्वाद है, ये चीज ध्यान रखना। आपकी सपोर्ट रहेगी, दुआ रहेगी, आशीर्वाद रहेगा, आपका प्यार भरा आशीर्वाद रहेगा तो सब कुछ। संकुत शकुन शौकीन खान, वेरी नाइस क्लास सर, थैंक यू। तब सोन प्रवीण, थैंक यू आपको भी। गुरु पायरी, थैंक यू। और नितेश कुमार जी, बिल्कुल 8 नंबर का प्रश्न लॉरेंस विलियम होगा, जरा बताना। बिल्कुल सही है, लॉरेंस विलियम होगा, कल शायद मैंने और कुछ बता दिया था। और वो प्रश्न था कि विशुद्ध रूप से भारतीय राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय, मैंने शायद उसका उत्तर और बता दिया था, लॉरेंस विलियम है। देखो, फायदा इसका ये होगा जिसने 69 नंबर क्लास देखी और जो 70 नंबर क्लास देखा और अब वो कमेंट के जवाब पढ़ेगा या सुनेगा तो उसको फायदा। अब छोड़ देगा, एक दिन क्लास देखेगा तो उसको उसका उत्तर गलत होगा। नाइस क्लास गुरुजी, रुचिका अरोरा, थैंक यू। निख्या चांगन, बहुत अच्छी क्लास, थैंक यू। माधु राम जी, वेरी गुड। राम राम सर, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, जोरदार है। शुभम शुभम, थैंक यू आप सभी की सपोर्ट। विकास सोनी, हाँ बिल्कुल राजेश, विकास सोनी जी, राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय शैली है, वो मैंने गलत बता दिया, विलियम लॉरेंस है। बहुत ही अच्छा, बस ये चीजें आप पकड़ोगे और जो गलती होगी मुझे जरूर बताओगे तो हमारा कारमा एक बड़े लंबे तरीके जाएगा। जो गलती है उसको स्वीकार करना हमारा कर्तव्य बनता है। कंफ्यूजिंग हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्वाति अग्रवाल, सरुति नगाड़ा और स्वाति अग्रवाल, नमस्ते आपको भी। बलविंदर कुमार पवार, गुड नाइट। सोनिया नरवालिया सर, अब कॉलेज लेक्चरर की बाकी वीडियो बना दीजिए। बिल्कुल, अब जल्द ही मैं प्रयास करूंगा। और यास्मीन अख्तर सर, कॉलेज लेक्चरर के लिए भी बिल्कुल, यास्मीन अख्तर जी कॉलेज प्ले लिस्ट में जाइए, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर करंट अफेयर्स नाम से प्ले लिस्ट है, आप जरूर देखें। पूजा शर्मा, राधे राधे। महेंद्र कुमार जी, धन्यवाद। राज गोला जी, शुभ संध्या। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दिया भाटी, इसके अलावा मनीषा अग्रवाल, काव्या झोड़, हेमलता नागर जी, राम प्रसाद मीणा जी, बद्री यादव जी, सुमित्रा जाटोलिया, जितने भी विद्यार्थी, नेहा केदर, जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सभी को, मनीषा बिश्नोई, सुमनदीप कौर, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।